सभी साथियों को हाय हेलो नमस्ते। आप लोगों के जितने प्रश्न आए थे उसमें मैंने अपने खासकर मैं फील करती हूँ, तो मैंने आप लोगों को संबोधित करने के लिए 2-3 प्रश्न चुन लिए थे अपने लिए। वो बिखरे बिखरे प्रश्न आए तो मुझे लगता है कि ये जानने की जिज्ञासा होगी आप लोगों की, और खास तौर पर जब हम भी लिख रहे थे तो सबसे ज्यादा मुश्किल से जिस चीज से गुजर रहे थे वो था विषय का चुनाव करना। और फिर जब विषय हमारे सामने आ जाता था मन में होता है, जैसे सब सारे लोग कहते हैं कि हम अपनी मन की बात कहने के लिए कविता लिखते हैं। बेशक वो पहली चीज होती है कि आपके मन में क्या आया हुआ है उसे हम नहीं कह पाते तो हम किसी फॉर्मेट का सहारा लेते हैं, किसी रूपक बनाते हैं और फिर उस चीज को कहते हैं तो उसका ज्यादा असर भी होता है। तो ऐसे में फिर ये तो ठीक है, कभी हम दुखी हुए तो हमने दुख में कविता लिखी, कभी हम प्रेम में रहे तो हमने प्रेम कविता लिखी, कभी हमारे मन में किसी के प्रति करुणा आई तो हमने करुणा में जाकर के कुछ लिखते हैं। वीरता आ जाती है, जगह जगह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं, वो तत्कालीन घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं तो हम कुछ लिख देना चाहते हैं। हम अपने आप से हमारे ऊपर असर होता है उन सारी चीजों का, उससे हम अपने आप को शांत कर लेना चाहते हैं, रिलीज कर देना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ लिखते हैं। पर कुछ लिख लेने के बाद थोड़ा सा इन सब चीजों को कहना चाहिए कि इन सब चीजों में थोड़ी स्थायित्व आने के बाद एक बड़ी मुश्किल होती है कि अब कहाँ विषय जाए, अब हम किन विषयों पे हमको लिखना। हमने तो प्रेम में भी खूब लिख लिया, एक बार टूटा जुड़ा उसमें भी खूब सारी कविताएं हो गई, तमाम तरह की कुछ स्थितियों पे भी हमने लिख लिया। अब इस विषय का चुनाव हमें कैसे करना। सर ने अभी एक अच्छा उदाहरण दिया वाल्मीकि का कि वो पक्षी की हत्या के बाद कविता आई पहली बार। जो भी कविता पे बात करता है तो 3-4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं कविता के लिए। आपके लगभग ज्यादातर प्रश्न थे छंद को लेकर के। अभी तो संवेदना सबसे पहले जरूरी होती है जिससे हम लिखना चाहते हैं, वरना हम लिखना नहीं चाहते, यूं ही हम बोल देते हैं, किसी को भी गुस्सा आया गाली दे देंगे, प्रेम आया और कुछ कह देंगे, तमाम चीजें। पर कोई ऐसी कुछ किस्म की संवेदना है जो आपको परेशान कर रही होती है तो आप कुछ किसी और फॉर्मेट का आप चुनते हैं और उसमें लिखना चाहते हैं। दूसरा है रूपक है, प्रतीक है, बिंब है, भाषा होती है। और फिर ये जो फॉर्मेट पे तमाम तरह की बात हुई, खूब सारी बात हुई, तो वो जो क्रॉच पक्षी की बात आती है वाल्मीकि को लेकर के, बहेलिया पक्षी को मार रहा है। बहेलिया तो रोज ही मारता है, कौन सी नई बात थी। वाल्मीकि उसी नदी में स्नान करने जाते थे ना, रोज ही देखते रहे होंगे। अचानक उस दिन क्यों वाल्मीकि को गुस्सा आ गया और वाल्मीकि ने उसको श्राप दे दिया। अब वो श्राप एक कविता बन गया, कुछ तो कारण रहा होगा ना। संवेदना तो रोज ही हो, उसका तो काम ही था बहेलिया का पक्षियों को मारना, अपने भोजन के लिए भी उनको रखना और दूसरों के लिए भी बेचना, अपनी रोजी रोटी चलाना, अपने घर के बाल बच्चों का जीवन यापन करना, उन्हें पालना पोषना तो उसका काम है। वाल्मीकि ने भी कहा था, जब उससे कहा गया था कि तुम डाका क्यों डालते हो, उन्होंने कहा कि परिवार के पालन पोषण करने के लिए डाका डालता हूं। लेकिन वो उस दिन की स्थिति कुछ अलग थी। वो दो जो पक्षी थे वो प्रेम रत थे, वो प्रेम कर रहे थे और प्रेम का जो उत्पादन होता है वो सृजन होता है। तो सबसे बड़ी जो चीज है कविता की वो होती है सृजन। क्या बना रही है, क्या निर्माण कर रही है। जब हम अच्छी कविता पे जब बात करते हैं तो हम आ जाते हैं कि ये जो हमने सारी शब्द रचना की, सारा अभ्यास किया, इतनी सारी एक्सरसाइज की, भाषा के बारे में सोचा, शब्दों के बारे में सोचा, प्रतीक के बारे में सोचा, छंद के बारे में सोचा कि क्या चुना जाए, किस फॉर्मेट में उसको बैठाया जाए, वो सब हमने किस लिए किया। वो हमने कुछ नया सृजन किया और वो जो 2 क्रोच पक्षियों का सृजन था एक पीढ़ी का सृजन था। इसलिए वाल्मीकि को गुस्सा आया और वाल्मीकि ने बहेलिये को श्राप दिया और उससे कविता पैदा हुई। तो अब हमें ऐसे विषय के चुनाव के लिए कहाँ जाना चाहिए कि हम जो नई कविताएं लिख पाए, कुछ सृजन हो, कोई नया विचार दे सके, हमारी बात को मजबूती के साथ कह सके। तो शुरू में हमारे पास, शुरू में क्या, हमेशा
किसी के लिए भी 10 किसी के संग्रह आ गए हों, किसी को 50 अवार्ड मिल गए हों, तब भी उसके पास 2 ही सोर्स रहते हैं, कविता के विषय चुनने के लिए और कविता को और मजबूत बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे वो बिंब, कैसे प्रतीक, कैसे भाषा, ये सारी चीजें चुनेगा। सबसे पहला हमारा अपना अनुभव संसार है। सबसे पहले आप बचपन में चले जाइए, चलिए मेरे साथ साथ। मैं जाती हूँ, मैं जहाँ पैदा हुई हूँ वहां जाती हूँ, मेरे आसपास जो वातावरण है। आप बच्चों की बातें कर रही थी, वे हालांकि बाल साहित्य बिल्कुल अलग चीज है और उस पर अलग से बात करनी होगी, दोनों को एक साथ मिलाकर के बहुत सारी बातें बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन हम ऐसे जा सकते हैं। तो मैं अपने बचपन में जाती हूँ, आसपास का पूरा वातावरण आता है, मेरे दोस्त आते हैं, उनके साथ कैसे हमने खेलना सीखा, क्या क्या खेल खेलते थे हम, वो इक्कड़ दुक्कड़ जो जिसके जमाने के खेल थे। अभी वीडियो गेम है जो बच्चे खेलते हैं अभी नए, तो उनके पास भी अनुभव हो गया, ऐसा नहीं है कि उनके पास अनुभव नहीं है। जिस भी तरीके से वो अपनी एक्टिविटी करते हैं वो तो करते ही है, हमेशा रहेगा। समय बदल जाएगा, जब समय बदला तो कविता का फॉर्मेट बदल गया, उसके कहने के तरीके बदल गए, भाषा बदल गई। कबीर के टाइम की भाषा और आज के टाइम की भाषा अलग हो गई, तुलसी का फॉर्मेट और आज का फॉर्मेट अलग हो गया। गालिब भी अभी के समय में होते तो दूसरे फॉर्मेट में बात करते, सर ने कहा, लेकिन वो परिस्थितियां तो नहीं बदलेंगी ना, संवेदनाएं तो नहीं बदलेंगी, भावनाएं तो नहीं बदलेंगी, वो सारी चीजें साथ में रहेंगी। चाहिए इतने विषय मिलेंगे आपको, इसके बाद आप स्कूल जाएंगे, आपने कैसे, आपको कम नंबर मिले होंगे, आप रोए होंगे, कैसे आप बोर हुए होंगे क्लास में, कैसे आपके दोस्त रहे होंगे, एक समोसे के 6 टुकड़े करके खाए होंगे, यही तो सारे विषय हैं। और इसके बाद में आप एक यात्रा में निकलते हैं, कितनी कसमकस इसके बाद में, प्रेम होता है, कैरियर की तलाश होती है, घर के दबाव होते हैं, रोज नई तरह की चीजें दी जाती हैं, लड़कियों के लिए अलग तरह की परिस्थितियां निर्माण होनी शुरू होती है, लड़कों के लिए अलग तरह की परिस्थितियां निर्माण होती है। लड़कियों के ऊपर जिस तरह से परंपराओं के दबाव होते हैं, वातावरण का दबाव होता है, रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर बढ़ते हैं, लड़कों के लिए वही चीज हो जाती है कि रोजगार उनको कैसे तलाश करना है, क्योंकि हमारा समाज 2 भागों में बटा हुआ है। यदि अभी अस्मिता से संबंधित प्रश्न किए थे आपने, अब यदि दोनों चीजों को मिला दिया जाएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर मैं इसको छोटे में करना चाहूंगी, बाद में होंगे। तो ये सारी चीजें एक आपका अनुभव संसार है जो हर किसी का उतना ही मिलता हुआ है और उतना ही अलग है, वैयक्तिक भी उतना ही है और उतना ही आपस में उठा हुआ भी है। एक बिलासपुर में रहने वाले का, मुंबई के किसी शहर का या गांव का, छत्तीसगढ़ के किसी गांव का, झारखंड के किसी गांव का, एक लगभग चीजें मिलती हुई होंगी और कुछ चीजें बिल्कुल अलग होंगी। वो जो अलग होगी वो आपके अलग अनुभव होंगे, वो आपकी कविता को अलग बनाएंगे। कोई आपको बाईबीस से आसमान से चीजें तो लेकर के आनी नहीं है, जीवन से ही तो लेनी है। कविता क्या है? जीवन का भाष्य है, पूरा साहित्य ही जीवन का भाष्य है, उसी को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, जीवन की ही तो व्याख्या पुनर्व्याख्या करते जाते हैं, इसी जीवन की, समाज की, और चारों तरफ आपकी जो दुनिया फैली हुई है, जो विभिन्न प्रकार के समाज हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी गतिविधियां। दूसरी सबसे बड़ी हमारी जो पूंजी होती है, ये हमारी जो बचपन, हमारा अनुभव, हमारे बड़े होने के युवापन तक के जो अनुभव होते हैं, जब से हम कविता लिखना शुरू करते हैं, वो हमारी रॉ मटेरियल है, हमारी पूंजी है, उसी में जाकर के हमको खोजना है, वही तलाश करना है सारी संभावनाएं, और वही मिलेगी, सबको मिली है, आपको भी मिलेगी। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी चीज है जिससे हम कविता को बड़ा करते हैं, बनाते हैं, और कविता यात्रा हमारे साथ साथ चलती जाती है, वो हमारा खुद का अर्जित किया हुआ अनुभव संसार है, जिसे हम कैसे पाते हैं। एक अनुभव की प्रक्रिया ये भी है, ये 3 दिन आपके उसी अनुभव संसार को बड़ा करें। एक नया तरह का वातावरण है आपके सामने, ये तमाम तरह की बातें हैं, किसी की बात आपको अच्छी लगेगी, किसी की नहीं लगेगी, किसी का बोलने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगेगा, कभी आपस में मनमुटाव भी हो जाएगा, तमाम तरह की चीजें जो कविता पे हो सकता है मैं बता रही हूँ, किसी के काम की हो, किसी के काम की नहीं हो, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, ये भी उसमें जुड़ेगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी के साथ आपका मनमुटाव हो गया, कोई दोस्त बन गया, यहाँ से जो एक लाइन आप ले करके जाएंगे और फिर आपस में बात करेंगे उसको लेकर कि उन्होंने ऐसा कहा, क्यों कहा, क्या है मतलब, नहीं है, ये भी एक अनुभव संसार हो चुके। और सबसे बड़ी चीजें तो हम किताबों को पढ़ करके पाते हैं, वो हमारी एक दूसरी दुनिया में ले जाता है,
जहां हम नहीं थे, एक बड़ी दुनिया में पहुंचाता है हमको। तो ये दो चीजें जो है एक रचना प्रक्रिया में बहुत सहायक होती हैं। यहीं से हमारे विषय निकल करके आते हैं, यहीं से सारी चीज निकल के आते हैं। ये जो किताबें पढ़ी हुई होती हैं बात बात में आपको अपनी तरफ खींचती रहती हैं। अभी हम किसी के साथ बात कर रहे थे और रसूल हमजद की बात कर रहे थे, किसी दूसरे देश का कवि, पर उसने जो किताब लिखी वैसा हमको लगता ही नहीं है कि किसी और देश का है। वो ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी बात वो कह रहा है इसी फॉर्मेट में। वही रचना प्रक्रिया पे बात कर रहा है, वही उसके इम्पैक्ट पे बात कर रहा है, वही उसके आसपास के गांव का वातावरण है। तो ये सारी चीजें हमारा जो एक अनुभव संसार इस तरह से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और सच मानिए तो किताबें इसमें बहुत मदद करती हैं। इसलिए कवि बनने के सपने के साथ साथ एक अच्छा पाठक बनने का सपना दिनों दिन मजबूत कर लीजिए। उससे हमेशा सबको जरूरत है। मुझे भी आज इतनी जरूरत, मुझे क्या, मैं तो बहुत इनिशियल में, हमारे जो बड़े हैं आज जिनकी आप कविता पोस्टर लगे हुए चारों तरफ देख रहे हैं, ये भी लगातार उतने ही पढ़ते हैं और अपने आप को समझते हैं। आसपास के जीवन से जितना जुड़ाव रहेगा उतना कविता भी मजबूत होगी और आएगी, अपने आप आएगी। ठीक है, ये जो प्रारंभिक सवाल है ये तो मदद करेंगे ही, लेकिन आप यदि लगे रहेंगे, ये भी एक प्रैक्टिस का मामला है। ऐसा नहीं है कि कोई गॉड गिफ्टेड है या निकल आएगी या हम नहीं लिखेंगे फिर भी कविता तो हमारी बन ही जाएगी, हमारे भीतर होगी, तो नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, विषय खोजने पड़ेंगे, एक एक मेटाफर, एक एक प्रतीक खोजना पड़ेगा, उसके लिए लगना फिरना पड़ेगा। कई रातों का, कई दिनों का, कई बार तो सालों का सवाल हो जाता है कि हम इससे। दूसरी चीज है कि जब आप कविता, आपकी यात्रा चले तो आप उसे एडिट करने की तरफ खूब ध्यान दें। अपनी ही कविता को बार बार उससे मुलाकात करें और उस पर काम करें। तो ये थोड़े में हो गई ये बात रचना प्रक्रिया को लेकर। लेकिन इनका सवाल था, उस पर तो खैर हम कल भी आएंगे, पर फिर भी मैं थोड़े में कह देती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं, तो क्या कुछ नया विमर्श भी है? तो सबसे पहले तो थोड़ी सी बात करेंगे अपन, फिर हम कल इस विषय को रखेंगे और हम कल अच्छे से बात करेंगे इस पर कि ये जो विमर्श की शुरुआत क्यों हुई। मैंने अभी कहा कि लड़कियों को अलग तरह से, लड़कों को अलग तरह से, इसी तरह जातियां हमारे यहाँ बहुत बनी। पहले हम जेंडर पे थोड़ी सी बात करें तो ये जो विमर्श है, कोई भी चीज को यदि चुनने की प्रक्रिया में सीमित कर दिया जाता है तो वो चीज दब जाती है। उसे हम दूसरी चीज कहते हैं कि उसका शोषण भी होता है, यानी उसको अपने मौलिक अधिकार, जो एक मनुष्य होने के अधिकार होते हैं, वो उस तरह से नहीं मिलते हैं जो शायद एक पक्ष को मिल रहे होते हैं। तो लड़कियों के मामले में, जेंडर के मामले में बात करूं तो लड़कियों को बहुत सारी चीज से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। लड़कों को वो सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि वो 10 बजे रात घूमने जा सकता है, लड़की को नहीं जाने को मिलेगा। उसके मन में ये सवाल आएगा कि क्यों मैं 10 बजे रात घूमने नहीं जा सकती, क्यों मैं दरवाजे पे नहीं खड़ी हो सकती। इसी तरह बाकी जीवन की जो प्रक्रियाओं में वो भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहिए कि आपने दो व्यक्तियों में क्या फर्क है, दो जेंडर में क्या फर्क है, एक मेल है एक फीमेल है, क्या फर्क है? शारीरिक संरचना लगभग थोड़ी बहुत अंतर करके मिला देखा जाए तो लगभग वही है। मस्तिष्क का आकार वही होता है, कोशिकाएं उतनी ही होती हैं, हड्डियां भी थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं, साइंस वाले ज्यादा बताएंगे, पर ये कोई बेसिक, कोई फिजिकल बहुत बेसिक आधार नहीं होते। एक चीज अलग होता है कि यदि अभी तक बड़े बड़े शारीरिक विज्ञानियों ने जिस तरह से जेंडर पे बात किया, एक ही अंतर बताया है कि लड़कियों के पास अपने जैसा ही एक मनुष्य पैदा करने की क्षमता होती है जो पुरुषों के पास नहीं होती। एक ही बेसिक फर्क यही होता है। तो ये तो एक कहना चाहिए कि एक विशिष्टता थी, पर वो विशिष्टता ऐसे समाज ने उसको डिवाइड किया कि उसको रिस्ट्रिक्टेड मान करके और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर ला दिए गए, कमजोरी की तरफ हो गए। तो यानी कि एक भाग जो है समाज का वो शोषित रहा। जब शोषित समाज अपनी आवाज उठाता है उसी को अस्मिता विमर्श कहते हैं। उस पे बात करेगा कि शोषण के कारण क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसको खत्म कैसे किया जाता है। इस तरह के जो प्रश्न बन जाते हैं ना, ऐसे ही जाति के विषय में कि कुछ जातियों को सर्वाधिकार दिए गए, पढ़ने का अधिकार दिया गया, रोजगार चुनने के अधिकार दिए गए, और कुछ को सीमित कर दिया गया कि नाई का बेटा नाई ही बनेगा, धोबी का बेटा धोबी ही बनेगा, जूता काटने वाले का बेटा जूता ही काटे। यदि ये चीजें नियमित बहुत ही
किसी व्यवस्था ने इस तरह से चीजें बना दी कि ऐसा ही होने वाला, तो स्वाभाविक है कि उस एक बड़े भाग का इस तरह से शोषण हुआ कि उसको मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उसको चुनने की आजादी नहीं दी गई। तो जब सिस्टम बदला है तो उसकी आवाज जो आनी शुरू होती है उन प्रश्नों के खिलाफ कि आखिर एक मनुष्य के साथ दो तरह का व्यवहार कैसे हो सकता है। उसके मन में ये भी आया, उसने ये जाना, अपने ज्ञान विज्ञान से जाना कि ये कोई भगवान ने पैदा नहीं किया है। जिस तरह से धर्म ग्रंथ बना दिए गए, लिख दिया गया कि तो भगवान ने व्यवस्था पैदा की है और आपको इसी व्यवस्था में जीना है और मरना, आप बेहतर करो तो एक जो शेड्यूल कास्ट है अगले जन्म में ब्राह्मण पैदा होगा। तो उसने अपने ज्ञान विज्ञान से सीखा कि नहीं, ये सही नहीं है, और सही नहीं है तो स्वाभाविक है कि अगला चरण होगा कि इसको बदलना है। तो बदलने के बीच में बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वही विमर्श होता है। तो हमारे यहाँ जैसे इन्होंने भी कहा कि सबसे पहले तो जेंडर डिस्कोर्स आया 90 के बाद, उसके पहले यूरोप में बहुत पहले शुरू हो गया था, 70 के दशक में ही शुरू हो गया था और फ्रांस में एक बड़ी क्रांति हुई है। उससे संबंधित किताबें हैं और उन किताबों को भी आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी समझ साफ होगी और तभी आप लिख पाओगे। वरना फिर क्या है, पद्मावती के पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि पद्मावती ने जौहर किया था तो बहुत अच्छा किया था, उसका पति मारा जा रहा था तो उसने भी आग में कूद करके अपनी जान दे दी, सती हो गए, अरे वाह हम सती के गाने गाने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि अपनी जान दे देना कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम तो नहीं है। फिर हमको ये भी जानना चाहिए कि पद्मावती सच है, इतिहास है या मिथक है। तो ये सारी चीजें को एक बड़ा डिस्कोर्स है और इसे पढ़ना भी चाहिए लिखने के साथ साथ। तो स्वाभाविक है कि इन विषयों पे जितनी पकड़ आपकी होगी, जितने प्रश्न आपके होंगे, जितने आपको उत्तर मिल सकेंगे, उतने ही ढंग से जब इन पे लिखेंगे। अक्सर लड़कियां लिखती हैं ऐसे विषयों पे, और अभी तो वीर काल चल रहा है हमारे समय का, तो उस वीर काल में पद्मनी और तमाम जो महिलाएं हैं बहुत ही ज्यादा उस पे लिखा जाता है और बड़े ओज के साथ उस पे गाया भी जाता है। तो इसलिए जानना बेहद जरूरी है। तो वही बात कि जो कहा जा रहा था कि नया क्या है इसमें, क्या और भी विमर्श है, तो लैंगिक विमर्श, जातीय विमर्श, आदिवासी विमर्श हमारे यहाँ आया जिसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं। इसके साथ साथ हाँ एक चीज और है, LGBTQ प्लस भी उसमें जुड़ गया है। LGBTQ IQ है क्या है, LGBTQ हाँ QI, वो प्लस हो गया, क्यों के बाद प्लस लगा दिया, अभी सीधे अभी तक का तो यही। तो देखिए मतलब बड़े दिनों तक क्या था, मुझे लगता है कि बड़ा हो रहा होगा, इस विषय को हम कल करेंगे। तो ये भी एक विमर्श है। और इसके बाद भी एक चीज है, अभी देखिए कि आपकी संवेदनाएं ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य तक रहे, आपकी संवेदनाओं का विस्तार होना चाहिए। 21वीं सदी का तीसरा चरण चल रहा है और इस चरण में आकर के यदि आपकी संवेदनाओं का विस्तार नहीं हुआ है, आप मतलब 20वीं सदी के 6वें दशक में यदि आप रुके रह गए तो मुश्किल होगी। तो इसके लिए हमारे आसपास कुत्ता है, वो आया है, बैठ गया है, हमने पत्थर मार के उसको भगा दिया। ठीक है, अभी तक के लिए तो ठीक है कि कोई कुत्ता हमारे साथ थोड़ी ना बैठेगा, वो बाहर जाएगा। हमने जाल बिछा दिया और खूब सारे पक्षी को हम मार रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भूखे हैं कि हमको पेट भरने के लिए चाहिए कि हम एक पक्षी को मारे और हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, नहीं करते हम ऐसा। हम कई बार शौक में शिकार में करते हैं, शिकार पर रोक लग गई है, तब ये सारी चीजें दूसरे रूप में होती है। उनके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। एक ग्लोबल डिस्कोर्स चल रहा है जिसमें पेड़ पौधों से लेकर के और छोटे छोटे जीव जंतु की भी बात की जा रही है कि आपकी संवेदनाएं वहां तक भी पहुंचनी चाहिए, केवल मनुष्य मात्र के लिए आपकी संवेदनाएं नहीं है। तो पैरेलल बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिनमें एक साथ बात हो रही है, कविताएं लिखी जा रही हैं, साहित्य की अन्य विधाएं भी उसमें लिखी जा रही है। तुलसीदास जी ने यही गलती की थी, हमारे समय का जो है वो तो ठीक है, हमारे समय के जो 50 साल बाद का है उसे भी हमें सूंघना पड़ेगा इसी समय के आकर, नहीं हम ऐसे ही कंट्रोवर्सी का शिकार होंगे। तुलसीदास जी के समय में जेंडर डिस्कोर्स नहीं था, उनको नहीं पता था, नहीं शायद नहीं लिखते, और उन्होंने लिख दिया एक लाइन के ढोल गवार शूद्र बसुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। आज भी कटघरे पे खड़े रहते हैं, कोई उन्हें बख्शने के लिए तैयार नहीं है कि चलो ठीक है उनके समय पे जेंडर डिस्कोर्स नहीं था और उन्होंने अपने समाज में जो देखा उसी की छवि लिख दी, वही चीज लिख दिया। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने चारों तरफ जो कुछ देख रहे हैं वही लिखिए, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वही तो लिख दिया था। फिर भी क्या हम उन्हें बख्श देंगे? नहीं। कोई भी संवेदनशील मनुष्य होगा और कहेगा कि आप ऐसी तुलना कैसे कर सकते हैं। तो यही था कि आपके समय के बाद भी
क्या होने वाला है वो भी आपको देखना जरूरी है। बस, धन्यवाद। फिर आगे बात। अभी इस सत्र में साथियों ने बहुत अच्छे ढंग से आपकी बहुत सारी समस्याओं का, जिज्ञासाओं का निराकरण किया। विचार पे, फॉर्म पे और बहुत सारी चीज़ों पे जो तमाम तरह के विमर्श हैं उस पर बात हुई। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोलने का कोई मौका नहीं, न कोई गुंजाइश है, इसलिए मैं भी जल्दी से निपटा दूँ। साथियों, मेरी एक समझ कविता के बारे में यह है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उसमें, कि हमको हमेशा कविता पे बातचीत करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कविता कहाँ से आ रही है, बहुत सरल बोलना, हो सकता है आपको लगे कि क्या बोलने से, कि कविता कहाँ से आ रही है और कविता कहाँ जा रही है। कविता कहाँ से आ रही का मतलब ये कविता की सोर्सेस क्या, और कविता कहाँ जा रही मतलब कविता का डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका मूल क्या है, उसकी दिशा क्या है। मुझको लगता है कि कविता को हमको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। कविता पे हम जिस तरह से बात करते हैं, आप लोग के सवाल और आप लोग की कविता से बहुत सारी चीज़ों का भी पता चला। कविता को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। कविता की महत्ता, कविता के महत्व, कविता की प्रासंगिकता और कविता की आवश्यकता, इस पर बहुत कुछ कहा गया है, उसकी परिभाषाओं में कहा गया, हम सुनते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, वो दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कविता को जब हम बरतते हैं या कविता के बारे में जब कुछ सोचते हैं या बात करते हैं, तो हमको कविता को, यहाँ तक कि कविता के बारे में ये कहा गया कि कविता मानवता की मातृभाषा है, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा। तो जिस चीज़ का या जिस विधा का इतना बड़ा महत्व है मानवीय अभिव्यक्ति में, मानवीय जो नैसर्गिक अभिव्यक्ति उसके सिलसिले में, तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा गंभीरता से बात करनी चाहिए। कविता क्या है, कविता क्यों, कविता कैसे, ये सब बात अपन बहुत सारे लोग बातचीत कर चुके हैं। मोटे तौर पे मैं सोचता हूँ कभी कभी कि कविता जो है वो कवि की मानवीय समझ की अभिव्यक्ति है। मानवीय समझ कवि की यह है कि वो अपने समय के समाज को, जीवन को, लोगों को, वातावरण को, परिस्थितियों को, घटनाओं को और हालात को किस तरह से देखता है, और न केवल देखता है बल्कि उसको समझता है, और समझने के बाद फिर वह स्थितियों का, घटनाओं का, अंतर विरोधों का, विसंगतियों का, विडंबनाओं का अपनी भाषा में, जो भाषा वो समाज से अर्जित करता है, उस भाषा में उसको व्यक्त करता है। ये मोटे तौर पे कविता की मेरी अपनी समझ। कविता के लिए ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि कविता तर्क, संवेदना, ज्ञान, अनुभव और आखिरी में भाषा, इन सब का समुच्चय है। इन सब की जैविक संगति का ही नाम कविता है। इसलिए कविता को जब हम लिखें या कविता के बारे में बात करें तो थोड़ा हम गंभीर होकर बात करें। दूसरी चीज़, बहुत सारे सवाल आपके आए कि कविता अगर बिंब और प्रतीक की है तो उसमें कितने बिंब डालने चाहिए, कैसे डालने चाहिए। अगर कविता तुकांत है, फ्री वर्स में, तो उसको वो कहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, और कविता में कैसी भाषा होनी चाहिए। देखिए ये क्या है, ये सब हम मेरे साथियों ने भी कहा कि सब हमको स्वतः अर्जित करना पड़ता है, स्वभावतः अर्जित की जाती है। इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया जा सकता, आपको कोई डॉक्टर की तरफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि कविता लेखन जो है वो कोई फार्मूला नहीं है उसका गढ़ा गुढ़ाया कि कविता का अगर ऐसे से ऐसा करोगे, ये करोगे तो कविता बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से कविता के बारे में हमको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। दूसरी चीज़, कविता में जैसा कि मैडम ने बताया कि कविता जब हम रचते हैं, कविता लिखने की नियत से शुरू करते हैं कविता को, तो हमारी प्राथमिकताएं क्या,
हम क्या सोचते हैं, हमारे विचारों की श्रृंखलाओं में उन सब चीज़ों, हमारे आसपास की चीज़ों का क्या महत्व है। देखिए, हम सब जो है अपने परिवेश की उपज है। हमारे आसपास की माहौल, अपना परिवेश उसकी उपज है, और उसी उपज को मानवीय बनाना एक कवि का कर्तव्य होता है। तो परिवेश को मानवीय बनाने का संघर्ष जब कवि करता है तो वो उस संघर्ष को अब उस अपनी कविता में अभिव्यक्त करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कविता जो है होती है वो मानवीय चिंताओं का समुच्चय है। वह मानवीय चिंताओं का समुच्चय है। इस लिहाज से जब आप कविता करें तो आप अपनी कविताओं के विषय कुछ के चयन में, कविता के फॉर्म के चयन में, देखिए भाषा तो अब जैसे कहा गया कि क्या शब्द भंडार बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए, तो हमको तो खुद इन सब चीज़ों को अर्जित करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। समाज से, हम समाज जिस समाज में रहते हैं वो भाषा हम अर्जित करते हैं, उस भाषा में हमको बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। नथमन भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जिसको बात गलत समझा गया कि एक कविता लिखने के लिए क्या हमको 100 कविता, वो ऐसी बात नहीं थी। दरअसल ये था कि हम जितना पढ़ेंगे, हमको एक लाइन लिखने के लिए, 10 लाइन लिखने के लिए 100 लाइन के 200 लाइन पढ़ना पड़ेगा, तब हमारे पास ज्ञान आएगा। तब हम किताबों को पढ़ेंगे, तब अपने समय को समझेंगे, अपनी दुनिया को समझेंगे, अपने आसपास के माहौल को समझेंगे, तब हम कुछ रच पाएंगे। रचना कोई आसान चीज़ नहीं, रचना बहुत मुश्किल चीज़ है, और इसीलिए उसके जहाँ तक उसकी हम रचते हैं तब तो उसकी सरलता पे भी ध्यान देना चाहिए, उसके सारल्य पे भी ध्यान देना चाहिए, और उसकी गंभीरता पे भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो आपके सवाल थे उसमें बहुत सारे सवाल मैंने देखे कि क्या मुख्य छंद की बात, वो तो भाई ने बतला ही दिया कि अब फॉर्मेट की जो बात है क्या है कैसा है, ये तो सब समझ ही लिया आपने। तो कविता के बारे में बहुत सारे सवाल हैं कविता के संदर्भ में, तो अभी आप लोगों ने पूछे हैं, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी हम लोग 2 दिन और बात करेंगे, कविता के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कविता जो है ना वो सामाजिक अंतर्विरोध से और समय के द्वंद्व से वो उपजती है, और ये बहुत कुशल और प्रतिभावान कवि की अपनी योग्यता होती है, अपनी क्षमता होती है कि उन बारीकियों को कितनी गहराई से पकड़ पाता है, उन अंतर्विरोधों को कितने अच्छे ढंग से देख पाता है। इसलिए हमको समकालीन कविता से भी अपना परिचय प्राप्त करना चाहिए। मैंने अभी जब आप लोग बतला रहे थे अपने बारे में, तो लगभग किसी ने भी समकालीन कविता की बात नहीं की, समकालीन कवियों की बात नहीं की, समकालीन कविता की मुहावरों की बात नहीं की, लगभग पुराने रचनाकारों का ही नाम लिया। तो हमको समकालीन कविता से भी परिचय प्राप्त करना चाहिए, उसी तरह जिस तरह हमको समकालीन समाज से साक्षात्कार करना चाहिए। समकालीन समय की जो समस्याएं हैं उसको समझना चाहिए। समकालीन समाज के जो अंतर्विरोध हैं, जो उसकी विडंबनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो बहुत सारी विषमताएं हमारे आसपास के जीवन में व्याप्त हैं, उन सबको समझ, इसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है। उसी को मैंने मानवीय समझ कहा। जब हम अपनी मानवीय समझ का विस्तार करेंगे तो हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि कविता में हम जब अतुकांत छंद लिख रहे हैं तो कितने देर आखिरी में क्या लिखें, कितने में समाप्त करें, कहाँ प्रतीक डालें, कहाँ भी मिले, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सब स्वाभाविक रूप से फ्लो में, स्पॉन्टेनियस फ्लो जिसको बोलते हैं, वो उससे आपकी कविता में आता जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब आपको धीरे धीरे, अभी शुरुआती बहुत अच्छा लगा आप लोग के प्रश्न को जानकर, आप लोग की समस्याओं को जानकर कि आप कविता के प्रति इतने सचेत हैं, कविताओं के प्रति आपके मन में इतना आकर्षण है और आप चाहते हैं कि आप अच्छी कविता लिखें। इसके लिए आपके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं हैं, तरह तरह के प्रश्न हैं, अनेक प्रकार की ये सब समस्याओं का आप निराकरण, इसका समाधान जो है अपने आप हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, बस अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए और अच्छा लिखिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए। कहाँ पर आता है लगेगा, कहाँ पर आती है लगेगा, जाता है जाती है, इसको हमको थोड़ा देखना चाहिए, इसके प्रति हमको थोड़ा सजग होना चाहिए। और मेरा ख्याल से हम सबको, अभी सबने इन कविताओं को नहीं पढ़ा होगा, इन कविताओं को पढ़ने के बाद हमको सोचना चाहिए कि हमने जो कविताएं लिखी है या हमने जिन कविताओं का यहाँ वाचन किया है, उन कविताओं में और इन कविताओं में कोई फर्क है? अगर कोई फर्क है तो वो फर्क क्या है?
और कहाँ पर हम पिछड़ रहे हैं और कहाँ पर हमारी कमी है और कहाँ हमको बदलने की ज़रूरत है और कहाँ पर हमको उस काव्य चेतना को ग्रहण करने की ज़रूरत है जो इन सारे कवियों में हमको दिखाई देता है। तो आप पकड़िए इन सब चीज़ों को। बस मैं इतने कहना चाहता हूँ। आपने मुझको सुना, बर्दाश्त किया। धन्यवाद। कोई प्रश्न? हाँ, ये तो हमारे वक्तव्य हुए आरती जी का और रफीक जी का, तो इस पे कोई सवाल जैसे हो तो थोड़ी देर हम लोग सवाल कर सकते हैं, सवाल जवाब, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 5-10 मिनट। आपका सवाल? सवाल मेरा नहीं था, बाकी में मेरे जो साथी बैठे हुए हैं इनका एक अच्छा सवाल आया था, मैं उसका उत्तर सुनना चाह रहा था रफीक जी से। राजनीतिक प्रतिवाद की कविता, राजनीतिक प्रतिरोध नहीं, प्रतिवाद की जो कविता है, ये सत्ता के खिलाफ कविता लिखना चाहते हैं, तो हाँ। उन्होंने कहा प्रतिवाद की कविता, उस पर हाँ, रफीक भाई से कोई नहीं, मतलब वो जो सारे सवाल है ना, उनका उत्तर कल भी होगा, इसका भी कर सकते हैं। हाँ, एक देखिए, ये कवि की अपनी समर्थता है, इसका सामर्थ्य है कि वो अपने प्रतिरोध को इतने अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है। कवि या लेखक हर समय उसका एक प्रतिपक्ष होता है हमेशा। तो आप जब प्रतिरोध को व्यक्त करना चाहते हैं, किसी तरह के प्रतिरोध को रेखांकित करना चाहते हैं, तो ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है कि आप उसके लिए किसी फैंटेसी का इस्तेमाल करेंगे या सीधे कहेंगे, और आपका जो विरोध होगा, आपका जो प्रतिरोध होगा, वो सार्थक होगा या निरर्थक होगा, उसमें कितना तर्क होगा, कितनी संवेदना होगी और कितनी समझ होगी, और आपकी वैचारिक सूझबूझ पर निर्भर करेगा कि आप प्रतिरोध की कविता को कैसे हर प्रतिरोध की कविता जेन्युइन कविता नहीं बन जाती, सार्थक कविता नहीं बन जाती। तो आप जब कविता को रचेंगे तो ये आप पे निर्भर करेगा कि आप उस कविता को कितनी कुशलता से और कितनी प्रखरता से, और उसमें कितना व्यंग है और कितना सारल्य है और कितनी कठिनता है, ये सब आप तय करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी आपको अर्जित करना पड़ेगा। और कोई सवाल अगर हो मान लो तो इन दोनों ही वक्तव्यों पर, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है? अच्छा, हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि तुकान और अतुकान, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया, लेकिन अगर पर्टिकुलर हर एक जो राइटर होता है अपने फील्ड में लेके या फिर अपने आप को लेके एक एक्सपर्टाइज होता है, किसको हम लिखते हैं और यही हमारा आइडेंटिटी है। अगर वो चाहे कि मैं तुकांत वाला छोड़ के अगर मैं कोशिश करूँ, लेकिन वो उसमें अपनी फीलिंग्स ही इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, जो वो तुकांत वाले शब्द में वो अपने फीलिंग्स को इन्वॉल्व कर देता है, उसी में उसका जो राइटिंग होता है उसको वो ब्यूटीफाई कर देता है, लेकिन वो उसमें नहीं कर पाता। तो क्या उसको उसमें लिखने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इसी में ही, मतलब तुकांत वाले में ही कोशिश करना चाहिए कि इसी को और सुधार दें? यहाँ पर जितने लोगों ने तुकांत और अतुकांत पे बात की है, वो समझाने की कोशिश की है चीज़ों को, वो प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है। किसी ने, मेरे ख्याल से जब मेरा समझना है, किसी ने ये नहीं कहा है कि जो तुकांत लिख रहे हैं वो छोड़ दें या नहीं लिखें। सवाल हमेशा जो उत्कृष्टता का होता है ना, विशिष्टता, अच्छा क्या हुआ, पॉपुलर क्या हुआ, जिसके उदाहरण आप लोग दे रहे हो, चाहे वो दिनकर का हो, चाहे दुष्यंत के हो, या तमाम इसी तरह के खूब सारे उदाहरण जो बात बात कोट किए जाते हैं, तो वो इस वजह से नहीं अच्छा हुआ। मतलब मैं यदि कंटेंट पे बात करूं तो यहाँ पे कभी भी तुकांत ना पॉपुलर होता है ना अतुकांत पॉपुलर होता है। जितनी कविताएं अतुकांत लिखी जा रही हैं, अतुकांत नहीं कहेंगे, वो फ्री वर्स में लिखी जा रही हैं, वो इस वजह से नहीं अच्छी मानी जाती कि वो फ्री वर्स में लिखी जा रही है, या जो तुकांत है इस वजह से नहीं बुरा या अच्छा मान लिया जाएगा कि वो मीटर में लिखा जा रहा है या एक पैटर्न में लिखा जा रहा है। दरअसल हमेशा इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है कि आप किस पर लिख रहे हो।
दुष्यंत के पहले भी दुष्यंत को बार बार हिंदी का गजलकार कहा जाता है कि हिंदी पे लिखा, हिंदी पे लिखा। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ उसको लेकर के। उसके बाद एक प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई कि हिंदी पे लिखने वाले की शुरू हो गई। जैसा कि हरिशंकर परसाई का जो एक टोन था वो व्यंग था। उनके बाद वो इतना पॉपुलर हुआ और उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि उसके बाद जो एक विधा सी बन गई और कोई भी कुछ भी लिख रहा है और व्यंग का नाम दे रहा है जैसा। तो हमेशा कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है और जरूरी होता है। अब प्रयोग देखो इस तरह के भी होते हैं। नागार्जुन ने प्रयोग किया दोहे को लेकर के। दोहा नागार्जुन के टाइम तक आते आते बिल्कुल खारिज हो चुका था, कोई भी दोहे पे नहीं लिख रहा था। दोहा भक्ति काल तक सीमित रह गया था। छायावाद में भी बहुत कम लिखा है, किसी ने थोड़े थोड़े प्रयोग किए हैं। निराला ने भी कुछ, निराला तो खैर बाद की बात हो गई, निराला ने भी लिखा। नागार्जुन कैसे उसके साथ प्रयोग करते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि दोहा है। आप जब उसके मीटर पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक और बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब ऐसे भाषा अलग हो गई, इसका देखा कंटेंट अलग हो गया। समय की बात कर रहे हैं, अपने ही टाइम की बात कर रहे हैं, वही इमरजेंसी की बात कर रहे हैं कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक और बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये आप उसी चीज में आप लिखिए, तुकांत में लिखिए, तुकांत में लिखिए, किसी में लिखिए, पर आपके सामने एक चुनौती रहेगी कि आप उसको नया कैसे करेंगे। आप उसको भाषा अपने समय की आप लाएंगे और किस तरह से उस चीज को नया कर सकते हैं, मौलिक कर सकते हैं। तो हमेशा जो चुनौती होती है वो मौलिकता की होती है और अपने समसामयिक संदर्भों की होती है। इसी तरह जब निराला करते हैं कि वो नहीं तोड़े के पत्थर तो ठीक है, में लिखा है उन्होंने कि वो नदी के किनारे से हमारे याद करने का, हाँ, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी, हंसकर पूछेगा सारा गांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव। गीत है, इतना खूबसूरत प्रयोग कर दिया उन्होंने, पॉपुलर हो गया। उसके साथ फिर वो जो तुक का जो था ना, प्रश्न ही नहीं किया किसी ने कि ये तुक में लिखा गया। तो हमेशा जो सवाल है ना, आप इस पे मत पढ़िए, आप जिस पे लिख रहे हैं उसी में लिखिए। आपको जो जूझना है, आपको मौलिकता के लिए जूझना है कि आप नया क्या कर रहे हैं, मौलिक क्या कर रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपका प्रश्न है या पहले? अच्छा, एक मिनट, इसके बाद आप इसी से जुड़ा प्रश्न है क्या? इसी से जुड़ा है क्या? जुड़ा हुआ प्रश्न है। अच्छा, तो एक मिनट पहले ये, इसमें जो बहुत सारे लोगों का ये डायरेक्शन सोच का ऐसा जा रहा है कि एक फॉर्मेट ये दूसरे फॉर्मेट से बेहतर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब अपने अपनी जगह पर अपने अपने ऑडियंस के लिए, अपने अपने स्टाइल के लिए, अपने अपने फॉर्मेट के लिए सब अपनी जगह ठीक है। कोई बेहतर नहीं है, कोई कमतर नहीं है। अगर आप इसमें से कोई फॉर्मेट अपने लिए चुन रहे हैं, इसमें एक और ज़रूरी बात यह है कि पहले आप चुनने से पहले सब तरफ आवाजाही करें। आप ये भी देखें, आप बुफे में जाते हैं तो आप ये भी चख के देखते हैं, वो भी चख के देखते हैं, फिर आवाज़ अरे पूरी अच्छी बनी, पूरी खाऊंगा है। तो आपके लिए जो किसी को पूरी अच्छी नहीं लग रही, नहीं चावल खाऊंगा भाई। तो सबसे पहले आप सारी विधाओं को एक्सप्लोर करिए। अभी आप बहुत शुरुआत करते हैं, किसी हो सकता है वहाँ कुछ आपको बहुत अद्भुत मिल जाए, पर अगर वहाँ तक गए ही नहीं तो फिर मुश्किल हो सकती है कि बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे आप, पर आपने अपने लिए दरवाजे बंद कर, घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिले। तो जो घूंघट के जो पट है, पिया मतलब वो है जो आप पाना चाहते हैं या जो आप जिस तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं एक ही फॉर्मेट के लिए, या कि बस मैं तो इसी में लिखूं, तो पहले आप पहले पूरा देखिए कि सूची में है क्या क्या शामिल, खाने में क्या क्या मिलेगा। आप पहले एक राउंड मारिए, देखिए, चक्कर के देखिए, जो भी आपको फॉर्मेट पसंद आ रहा है, जिसमें आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ बन सकता है, इसमें मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, उसको अपनाइए, उसको साधिए, उसका रियाज करिए। रियाज एक बहुत बड़ा टूल है जिसकी बात लेखन में बहुत कम मौक़ों पर होती है, लेकिन आप जिस भी फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हैं उसको पहले समझिए, उस तक जाइए, उसको अपनाइए, उस फॉर्मेट को आपको अपनाने दीजिए, उसका रियाज करिए और फिर अपनी बात कहिए, उसको पकाइए और फिर जब मौका मिले तो उसको अपने
मतलब जिस भी जहाँ भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसको प्रस्तुत कीजिए। लिखना, अभी बहुत सारी बातें हैं कि लिखना भी है, गाना भी है। लिखना एक अलग आर्ट फॉर्म है, सुनाना एक अलग आर्ट फॉर्म है, गाना एक अलग आर्ट फॉर्म है। आप अगर लिखने की तरफ जा रहे हैं तो पहले लिखने को साधिए, लिखने का रियाज कीजिए। बोलना सीखना चाह रहे हैं तो पहले वक्ताओं को सुनिए। बहुत सारी स्पीचेस यहाँ पे मौजूद है। आप इससे बेहतर दौर नहीं है सीखने का। सब चीज़ आपके मोबाइल में, बशर्ते आप सीखने के लिए जा रहे हो उस डायरेक्शन में। आप बोलने की कला को सीखिए। आपको गाना है, आप किसी गाने वाले व्यक्ति से पूछिए। आप गाने वाले व्यक्ति के पास जाइए, उसको सुनिए। गाने वाले व्यक्ति का गला बाद में बेहतर होता है, सबसे पहले उसके कान बेहतर होते हैं। तो अपने पहले कान बेहतर कीजिए अगर आपको गाना है। तो वो सब ये सब सारी बातें धीरे धीरे आपको आता है। हाँ, आपको देखिए, आवाज जा रही है। हेलो, देखिए बहुत अच्छे ढंग से बताया भाई ने भी, और कि जो विधाओं का जो फॉर्मेट की बात बताई, वो फिर एक बार मैं कहूँगा कि वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका अनुभव संसार समृद्ध होता जाएगा, रिच होता जाएगा, आपके अवलोकन की क्षमता बढ़ती जाएगी, आप अपने आसपास के संसार को ज़्यादा बड़ी दृष्टि से देखेंगे, ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि ये जो मेरा अनुभव है और मेरी अभिव्यक्ति के बीच में सामंजस्य इस मीटर के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो आप खुद उसको फ्री वर्क में या अतुकांत कविता में कहना शुरू कर देंगे। वो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, बहुत बड़े बड़े कवियों ने तुकों का निर्वाह करते हुए लतीफ़ काफिया जिसको बोलते हैं उसका निर्वाह, बहुत बड़ी कविताएं लिखी हैं और वो बहुत लोकप्रिय हुई हैं और चर्चित हुई। इसलिए हम यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि आप ये कविता ठीक है या कि ये कविता नहीं है, बस ये मेरा कहना है। बोलो, आवाज सुनाई दे जाएगी माइक बिना के। सर, आपने बात कही समकालीन कवियों को सुनना, मगर वर्तमान समय में एक और समस्या देख रहे हैं हम। जो कवि है फिल्मों में भी डायलॉग लिखता है, वो डायलॉग ऐसे लिखता है यहाँ पे बोलने में भी आदमी असहज महसूस करे, है ना। और एक ये भी होता है कि बाहर कोई कवि लिखा है, उस चीज़ को ट्रांसलेट करके अपना नाम डाल रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ मनोज शुक्ला। बाहर की कोई कविता उन्होंने लिखी थी, किसी राइटर ने उसकी कविता का ट्रांसलेट फॉर्म करके अपना नाम लिख दिया था उन्होंने। काफ़ी ट्रोलिंग हुई, फिर उसके लिए छोटी सी सॉरी कही उन्होंने, मतलब दिल से नहीं, छोटी सी। और मूवी में भी उन्होंने डायलॉग लिखा है, और ऐसे डायलॉग लिखे हैं कि अगर चौथी पाँचवीं के बच्चे भी लिखते तो बहुत बेहतर लिख लेते। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और इसमें एक दूसरा और सवाल है कि सबके मन में ये भी डर रहता है कि मेरी जो रचना है वो कहीं चोरी ना हो जाए, कोई और अपनी ना बताए। ये भी इतना बढ़िया लेखक की सब रचनाएं चोरी हो। तो ये सवाल है सर मैं आपसे भी जवाब चाहता हूँ इसका, और सर आपसे भी। ये हालांकि ये मसला थोड़ा सा चोरी वाला अलग, एक उस पर पूरा थोड़ा सा 5-10 मिनट की बात होगी। मौलिकता क्या है, उसमें सेशन है कि और हम क्या शब्दों को, जैसे कई लोग भाव ग्रहण करते हैं, शब्द ग्रहण करते हैं, कुछ प्रभाव ग्रहण करते हैं, तो वो सारा जो है उसके विस्तार में जाकर बात होगी। तो मुझे लगता है कि अपन इसी वाले उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ें। मैं राम कुमार भाई और मुरली जी से भी अगर कुछ इस बारे में, कल तो आपका सत्र है ही, मैं थोड़ी सी बात कर ली कहूँगा। हाँ। क्या उस चीज़ों को लेकर आप उसको एक चीज़ जानिए, निराला ने उस समय कहा कि भावों की मुक्ति, छंद की भी मुक्ति चाहिए। आप यहाँ से जाइए। पहले तो परंपरा चली रही थी आपकी दुकान की, और निराला ने विस्तार दिया इसको कि भावों की मुक्ति, छंद की भी मुक्ति चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना। और एक चीज़ और जानिए, यह जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, हम सभी सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर बहुत सी बातें जानने की कोशिश कर ले रहे हैं, लेकिन कविता हमेशा व्यवहारों में परिलक्षित होगी। 3 बातें, यह कोई आज की समस्या नहीं कि कविता कैसे लिखें, कविता कैसे लिखने के कारक कौन से हैं। तो हम लोग जो थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य पढ़ रहे होंगे तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। और प्रतिभा जो आपने शुरू में गॉड गिफ्टेड वाली बात की थी, तो उसको बहुत किसी ने कही थी, चलिए ठीक है, जो भी हो। तो उसके लिए बहुत सी बातें होती हैं कि यह प्रतिभा तो जन्मजात होती है, तो कुछ लोग कहते हैं भाव इंद्रियकारी, तो सब तमाम चीज़ें।
लेकिन एक चीज जानिए, रामवृक्ष, अभी सर से बात हो रही थी, रामवृक्ष बेनीपुरी का बहुत अच्छा शेर है कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, कविता के लिए इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। एक उदाहरण केवल मैं देकर के आज की बात खत्म करूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बार कश्मीर गए थे और कश्मीर से घूम करके आए तो कहने लगे यार वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, तो वहाँ के सौंदर्य पर मुग्ध हुए थे। उनके आसपास तमाम उनके शिष्य वगैरह बैठे हुए थे। कहे गुरुजी तो मतलब मर्यादा के अपने आप में प्रतीक माने जाते हैं। 2-3 बार जब कहे तो वे लोग चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि साक्षात पार्वती, ये होता है सौंदर्य देखने का तरीका। नागार्जुन की बहुत अच्छी कविता है। देखिए हम लोग केवल जो है कि शिल्प पक्ष पर अब तक बात कर पाए ज़्यादातर। आप, मैम ने बहुत अच्छी बात की थी, कंटेंट पर जाइए कि आप नए नज़रिए से कैसे देखते है ना। तो जैसे नागार्जुन ने वो कविता लिखी जिसका आशय है कि एक समय में, जिस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा नागार्जुन के समय मतलब टमाटर के तरह गाल, वो उनके चेहरा लाल दिखाई देता है, ठीक उसी उम्र की मेरी माँ का चेहरा जो है झुर्रियों से भरा हुआ बदरूप दिखाई देता है। आप यह सोचिए यह जो अंतर है ना। और उसी तरीके से आप सौंदर्य, जैसे सौंदर्य, मैं सर ने कहा कि करुणा प्रमुख भाव है। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं कि आप सभी युवा हैं और कविता लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो प्रायः सौंदर्य आपका जो है कि आलंबन होगा, जहां से आप वो प्रेरणा शक्ति होगी, जहां से आप प्रभावित होते हैं। और कविता लिखना, सबने, अधिकतर ने जो है कि प्रेम कविताएं पहले लिखी होंगी। पहली आपको जो लुभाने वाली चीज है वो प्रेम है। आप सौंदर्य को देखकर सबसे पहले लुभाते हैं, लेकिन सौंदर्य देखने का आपका तरीका क्या है। अब थोड़ी देर के लिए आपने फिल्मों की बात की। फिल्मों में आप अगर जा रहे हैं तो एक तरफ तो वहाँ पर एक व्यावसायिकता है, एक प्रेम का चित्रण, यह भी चलते चलते यूं ही खो जाता हूँ मैं और फलाने का। लेकिन एक गरीब किसान के उस प्रेम पर आप जाइए, जहाँ पर किसान का बेटा प्रेम करता है और उसके पास इर्द गिर्द कहीं जाति है तो कहीं वर्ग है तो कहीं वर्ण है तो कहीं जो है कि उसकी अपनी आर्थिक विडंबनाएं हैं, इसके बीच में उसको प्रेम का निर्वाह करना है। केवल चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, उसके लिए नहीं प्रेम। उसके लिए प्रेम अपने आप में पूरा संघर्ष है। तो उस संघर्ष की जब व्यक्ति आप कविता में लेकर के आते हैं, तब पता चलता है कि यह प्रेम कविता है। समझ रहे हैं ना। कविता के लिए इस तरह से आप प्लॉट लेकर के आएंगे। प्रेम बॉलीवुड भी सिखा रहा है और प्रेम कविता भी सिखा रही है, लेकिन आप कौन से प्रेम को कविता के अभिव्यक्ति कहेंगे, इस तरह से आपका प्लॉट तैयार होगा। ये नजरिया आपको अपने आप से, और यह निरंतर अभ्यास से आएगा। उसके साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, व्युत्पत्ति, मतलब आपको लोक का अध्ययन बराबर करना पड़ेगा। तो यह लोक का अध्ययन और अभ्यास, इन दोनों को जब मिलाएंगे तब आपकी प्रतिभा का बेहतर निर्माण हो पाएगा। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना। सर आप ही से सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक कलाकार खैरागढ़ से आए थे तो उन्होंने ऐसा कान को सब पकड़ के सवाल किया था। मैं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर एक सवाल करने जा रहा हूँ, तो कान पकड़ लेता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिन सुंदर स्त्रियों को देखा उसमें उन्हें पार्वती दिखाई दी। तो क्या लगता है कि आपको स्त्रियों को बहुत देवी बनाने की जरूरत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो ये पवित्रता का पाखंड क्यों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे हैं? एक मिनट अभी सवाल मेरा पूरा। दूसरा कि मतलब जब हम समानता की बात करते हैं, स्त्रियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उन्हें देवी बनाने की ज़रूरत तो है। दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि हम ऐसे उदाहरणों से क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आज पूरी दुनिया में जब हम बातचीत कर रहे हैं कि जब तक स्त्रियां साथ में नहीं चलेंगी, कंधे से कंधा मिला करके नहीं चलेंगी, यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको रेहाना, सुल्ताना, मेनका ये समझ लेते तो क्या उनकी सुंदरता में कोई कमी आ जाती? दीजिए। पहली बात तो यह सर कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि को लेकर हमने बात की कि अब तक जो एक पारंपरिक सौंदर्य दृष्टि की देखने का तरीका था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको अपने इस वक्तव्य से ब्रेक करते हैं। इसको पॉजिटिव अर्थ में यह लिया जाए, केवल देवी अर्थ में देखा जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कम से कम यह निबंध जब लिख रहे हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो वो कम से कम देवत्व वाली, और वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जब यह कहते हैं कि नारी शरीर देव मंदिर के समान पवित्र है, तो वो पवित्रता का ढोंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तक बनी बनाई जो धारणा है स्त्री के प्रति, उसको तोड़ते हुए वो समाज को बराबरी के स्तर पर ही लेकर के आ रहे हैं।
अजय प्रसाद द्विवेदी के यहाँ से ही दोनों कोट में ले रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि रिहाना, सुल्ताना और मेनका देख लेते तो गलत होता। नहीं, बिल्कुल गलत ना होता, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए रिहाना, सुल्ताना और मेनका तो सब देखते आए हैं, उन्होंने यह कह दिया अगर थोड़ी देर के लिए कि पार्वती पर्वत की कन्या, तो पार्वती को केवल हम देवी ही क्यों देखते हैं? पर्वत की कन्या भी तो है देवी पार्वती जी। ये है इनके हाथ में। हाँ नहीं ये तो कुछ अब देखो ये है कविता का जादू। आप देख रहे हैं क्या होगा, सुबह से लेके शाम तक अभी आपके नजरिए में बहुत चेंज आया होगा। ये है दरअसल कविता का जादू, ठीक है, जिसमें आप अब हंसने वाले हैं और पूरे फंसेंगे। तो एक तो कुछ जो ज़रूरी सवाल यहाँ पे रह गए थे वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कुछ सुलझा सकूं। एक तो बात आई शीर्षक का चुनाव कैसे करें, कविता कितनी लंबी हो सकती है या कहाँ ख़त्म की जाए, जो बिना ये दोनों में ही काम करेगा, तुक और बिना तुक वाली कविता। तो एक तो ये बात है कि हर कविता के पीछे एक क्राफ्ट है जिसको बिना छंद वाली कविता में आंतरिक लय कहा जाता है। ठीक है, आप अभी जाने से पहले ये सारी कविताएं पढ़ना और वो देखना कि वो कहाँ खत्म हो रही हैं, उसके अंत की तरफ देखना। क्या अंत तक आते आते आपको एक झटका सा लगता है? जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी गीत जी की एक कविता का उदाहरण देता हूँ। गीत जी के बहुत आप लोगों ने नाम लिया, उन्हीं की कविता 5 लाइनों की कविता है, पंचतत्व इसका टाइटल। मेरी देह से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो, मेरी देह से जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बहाओ, मेरी देह से निकाल लो आसमान और बेघरों की छत बनाओ, मेरी देह से निकाल लो हवा और कारखानों की वायु शुद्ध कराओ, मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। किस किसने पहली बार कविता सुनी? लगा आखिरी में झटका? क्यों? क्योंकि आपको पहले एक जाल बिछाया गया, कहा गया कि यहाँ आओ, उसमें दाने डाले गए, आपको इस दुनिया के बारे में बताया गया। आप इस पहली लाइन आपने पढ़ी, दूसरी लाइन में आप इसके जाल में फंस गए। आपको पता है अगली लाइन क्या होगी, उसके आगे वाली लाइन क्या होगी, आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि इसका जो क्राफ्ट है, इसकी जो बुनाई, इस जाल की जो बुनाई है बहुत सरल है, आप उसमें शामिल हो गए। अब जैसे ही वो जाल तोड़ा, जैसे ही वो पैटर्न ब्रेक हुआ, वो लय, वो फ्लो, वो ब्रेक हुआ, वो कविता खत्म हो गई। तमाम चीजें जहां पर आप वाह कहते हैं वो दरअसल एक ब्रेक है या एक पैटर्न जो चला आ रहा था वो टूट गया। निकाल लो दे दो, निकाल लो दे दो, निकाल लो दे दो, अभी आप फंस गए, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। आप सोच रहे थे कि बोलेगा कि हाँ इधर कहीं दे दो। अगर ये चल रहा होता तो कविता फिर आगे बढ़ती, चलते जाती चलते जाती चलते जाती, कविता फिर वैसे लीनियर चलती, उसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन या तो ये लीनियर को ब्रेक कर दिया गया, इसके 2 तरीके, इसको ब्रेक कर दिया या तो उसको घुमा दिया। जब ये घूमी तो ये हमेशा के लिए घूमती रही, जब ये ब्रेक हुई तो खत्म हो गई। अब इसके बाद आप आगे एक लाइन भी नहीं जोड़ सकते, आप तमाम कोशिशें कर लीजिए, आप इसके आगे एक लाइन पोएट खुद नहीं जोड़ पाता क्योंकि वो ब्रेक ही हो गया। तो ऐसे जब कविता जब आप लोग लिखेंगे, जब धीरे धीरे क्राफ्ट की तरफ जाएंगे, एक फ्लो, एक लय को समझेंगे, बात शुरू होगी, बीच में आएंगे, अंत की तरफ जाएंगे, तो अचानक से लिखते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि वो फ्लो, जिस फ्लो जो मुझसे लिखा रहा था वो ब्रेक हो गया, कविता हो गई, कविता आपकी हो जाएगी। आप नहीं तय करेंगे, ये कविता का विषय कभी तय नहीं करेगा कि कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, वो जिस शिल्प में आ रही है, जिस क्राफ्ट में आ रही है, वो तय करेगा। पहली बात। एक बात की गहराई कैसे लाएं?
अभी हम कुछ लोगों के साथ बात कर रहे थे, नजरिए की भी बात हुई, तो विषय के पीछे कम भागे, दृष्टि के पीछे ज्यादा भागे। अपने आप आपके पास बहुत सारे विषय आएंगे, ठीक है, विजन आप चेंज कीजिए, आप अपनी आंख बदल दीजिए। अगर मैं कहूँ आपसे बारिश पे कविता लिखो, तो आप अपनी आंख से देख करके बारिश की पर कविता मत लिखो, आप चिड़िया की आंख में घुस जाओ, वो कैसे बारिश को देखती है उसके बारे में सोचो। जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे विचार आने लग जाएंगे, विषय आपको मिलते चले जाएंगे। सबसे बेहतरीन काम जो मनुष्य प्रजाति कर सकती है वो है कल्पना करना, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक। तो अपने आप गहराई आते चले जाएगी, और जितना ज़्यादा विषय की समझ होगी, बातों की समझ होगी, भाषा की समझ होगी, परिवेश की समझ होगी, उतनी गहराई बढ़ती चली जाएगी, उतना दायरा बढ़ता चला जाएगा। ये समय के साथ आएगा। ऐसे ही जो जिन लोगों की कविताएं आप देख रहे हैं, वो जब उनको आप कहीं मिलेंगे तो वो देखेंगे कि वो थोड़े सीनियर हैं, उनके बाल पक गए हैं, वो ऐसे ही उनकी बातों में वजन नहीं आया। कविता जो है वो जीवन पूरा एक मांगती है, 3 दिन की वर्कशॉप से कुछ नहीं होगा, 3 जन्म में भी कुछ नहीं होगा। तो ये है एक जो दूसरी भाषाओं का कविता में आने वाला सवाल था, ठीक। अगेन ये उधार लेने जैसी वाली बात है, और भाषा, आप जो भी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी भाषा के शब्द लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पहले इसको समझिए। और क्या उस भाषा का शब्द जो है हिंदी में है, मान लो आप क्या रोजमर्रा की भाषा में डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं? नहीं बोलते। तो क्या आप कविता लिखेंगे तो उसको चिकित्सक इस्तेमाल करेंगे? सोचिएगा, करना है या नहीं करना आपके ऊपर, ठीक। तो बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें हैं, जब आप कविता के फ्लो में आएंगे तो स्वतः ही वो चीजें आएंगी, वहां पे डॉक्टर ही लिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसको इम्प्रेस करने के लिए केवल हिंदी में कविता लिखूंगा, तो बहुत मुश्किल है दोस्त, क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारी बात, शब्द जो है वो हिंदी के नहीं। तो शब्द भंडार की जो बात हो रही थी, आप बहुत तमाम चीजें आप पढ़िए, नए नए शब्द यहाँ पर बात हो रही। एक टूंगता शब्द है, कुछ लोगों का टूंगता पहली बार मैंने सुना, तो अब आपकी शब्दावली में टूंगना शब्द शामिल हो गया। अब इसको एक्सप्लोर कीजिए, और कहीं जरूरत पड़ी तो डाल दीजिएगा। तो ये जो मेरे को लगता है आज के जितने सवाल आए थे, लगभग सारी बातें हो गई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही नहीं सवाल बचे हुए हैं, और सवालों को एक्चुअल में कल भी हम लोग सिलसिलेवार ढंग से लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो बातें हुई उसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात उभर के आई कि कविता में अगर देखें कि जैसे उन्होंने कहा कि अर्थ कैसे बदलता है, यानी जब आप अर्थ छलांग लगाता है, यानी जैसे आप लोगों ने शुरुआत जैसे की थी कि भावों की अभिव्यक्ति है, संवेदना की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसमें एक शब्द नहीं था अर्थ। क्या कोई आप जैसे किसी तुकांत कवि की कविता पढ़ते हैं, लेकिन अचानक आप गालिब की पढ़ते हैं, नीरा फाजली की पढ़ते हैं, तो जो आपको ज़्यादा अच्छी कविता लगती है उसमें कोई नया अर्थ आपको मिलता है, यानी जो हमारा चिर परिचित है। तो उसी तरीके से शायद हमारी संवेदना भी एक नए तरीके से खुलती है, जो उन्होंने जो से अभी जो एग्जाम्पल दिया, और अर्थ की छलांग। अब जैसे मान लो इस बारे में मैं बस एक क्वेश्चन की तरह ही बात इसको रख रहा हूँ अपने उनके सामने कि मुक्ति बोध जैसे बहुत अभी तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग अभी जहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति बोध जैसे कहा जा सकता है कि वो कवियों के भी कवि हैं, यानी जो कवि बन गए हैं वो मुक्ति बोध को, क्योंकि मुक्ति बोध में जो अर्थ की छलांग है, यानी जो नया अर्थ है, हमारी जो समय की जटिलता है, या श्रीकांत वर्मा की बात है, श्रीकांत वर्मा को जैसे आप पढ़ेंगे तो ये जो बात है कि तुकांत जिसको आप कह रहे हैं वहां भी गहरापन वहीं पर है जहां पे नया अर्थ खुल रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरा अनुभव जो है वो नया हो गया, या मैं कुछ नए ढंग से, या मेरे दिल को कुछ अलग ढंग से उसने छुआ है। जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि शायद केदारनाथ सिंह की कविता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा
कि दुनिया को हाथ की तरह मुलायम और गर्म होना चाहिए। अब इसमें कहीं तुक थी क्या? नहीं थी। लेकिन दूसरी लाइन में आए तो जैसे इन्होंने जिसको बहुत अच्छे से उस बात को आज की शब्दावली में कहा कि आपको एक धक्का सा लगा, आपको लगा कि अरे ये क्या बात है, ये तो कुछ नया हो गया। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य जो है अगर हम देखते हैं मतलब अगर उसमें हम चला जाएं, कलाकृतियां हैं एक ही तरह की। आज अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पंकज के और अरुण दोनों के चित्र हूबहू नहीं है, यानी जैसे, क्योंकि फोटोग्राफी आ गई है। फोटोग्राफी जो है कोई भी चीज को चित्र की जरूरत ही क्या है, लेकिन चित्र जो है वो कुछ नया अर्थ लेकर आ रहा है। अक्सर हम लोग अमूर्त, अरे यार ये तो समझ में नहीं आता करके उसको खारिज कर देते हैं और अपने आप को एक्चुअल में बंद कर देते हैं। लेकिन इन चित्रों को भी अगर आप देखेंगे जो कविता के साथ में, और फिर ये भी सोचिए कि अगर मान लो जो तुकांत कविताओं के साथ में जो चित्र होते, फोटो होते, उसकी भी संगति होती, लेकिन आप जैसे चित्रों को भी समझने की कोशिश करेंगे उसमें भी आपको कुछ नया अर्थ दिखेगा। यानी नया जो है अर्थ का विस्तार भी कह सकते हैं, उसको अर्थ की छलांग भी कह सकते हैं। और अर्थ मैं मतलब इसमें हमारे साथियों से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि कल इसको थोड़ा सा और समझाएं कि अर्थ जब नया होता है तो हमारी संवेदनाओं को वो कैसे विस्तार देता है, क्योंकि हमारे जो भाव हैं, संवेदना हैं, उसमें भी एक दोहराव है। हम एक सीमित दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारी संवेदना का धरातल भी फैलता है। वो धरातल कैसे फैलता है और उसमें कविता क्या करती है? क्योंकि आपकी समझ का धरातल फैलाना है तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप विज्ञान पढ़ें, समाज विज्ञान पढ़ें, समाज शास्त्र पढ़ें, लेकिन संवेदना का हमें फैलाव करना है। तो संवेदना का फैलाव जो है, यानी जिसको ये कहा जा सकता है कि भाव तो आपके हंसी, खुशी, रोना, गुस्सा, वो जो आप लिस्ट बना लो तो 30, 40, 50 की आप लिस्ट बना लोगे कि ये हमारे भाव हैं। लेकिन जब उसको आप अर्थ से जोड़ दोगे तो वो ज्यादा गहरे हो जाएंगे, वो ज्यादा जटिल हो जाएंगे। तो ये जो संवेदना और जिसको आप भावों की अभिव्यक्ति कह रहे हैं, उसमें अर्थ क्या करता है, उसमें शब्द फिर कैसे मदद करते हैं उस अर्थ को खोलने में। और तुकांत जो है वो कई बार उसको खोलता है, लेकिन अक्सर जो है वो उसको बंद भी कर देता है। मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं, किसी ने ये नहीं कहा, रफीक भाई ने बिल्कुल बात साफ की कि भाई बड़ी कविता तो तुकांत में भी हो सकती है, छंद में भी हो सकती है। लेकिन आज हम ये पाते हैं कि कई बार, जैसे खासतौर पे आप लोग अभी जिस या शुरुआती जो कवि जिस स्टेज में होता है उसको तुक से भी बाहर कैसे निकलना चाहिए, और चाहे वो बाद में बाहर निकल के फिर जब वो तुक में लौटेगा तो वो उसी जगह पे नहीं लौटेगा, वो कहीं दूसरे ऊंची तुक में, वो नागार्जुन जैसे तुक बना रहे थे, या शमशेर बहादुर सिंह ने जो तुक मतलब बनाई, या मुक्ति बोध ने जो तुक बनाई, हाँ सोनेट, दुर्लोचन ने सोनेट लिखे, तो वो वहां पे पहुंचेगा। तो आपको जैसे कहा भी जाता है कि कई बार क्या होता है, आपको 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे लौटना पड़ता है। तो अगर आप तुकांत से बाहर निकलेंगे फिर तुकांत पे लौटेंगे, हो सकता है फिर तुकांत से आप बाहर निकलेंगे। तो ये जो मुदित ने कहा कि ये जो आवाजाही की प्रक्रिया, तो इसमें अगर कोई और कुछ जोड़ना चाहता हो। एक जो बहुत ज़रूरी बात छूट रही है, वो अभी सर बात कर, ईश्वर जी बात कर रहे थे, तो मुझे ध्यान में आई, लिखना और रचना ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, ठीक है। बहुत सुबह से बात हो रही कि आपने कुछ रचा, आपने कुछ रचा। रचना दरअसल क्या है? व्हाट इज अ क्रिएशन? अब आप इसका और एक चीज़ है इसमें, उत्पाद, प्रोडक्शन, ठीक है, इसको समझने की बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिविटी यानी कि निर्माण करना, और रचना, क्रिएटिविटी, ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट बहुत ज़रूरी फर्क है। अभी पोस्टर का ही उदाहरण लेते हैं। पहली बार जब ये पोस्टर बना, पंकज भाई ने पोस्टर बनाया, तो वो एक रचना के तौर पे बन करके आया, ठीक है। अब इसकी 50 कॉपी निकालनी,
वो प्रोडक्शन है, ठीक है। ऐसे कोई एक चीज का फॉर्मूला सेट करके आपने अगर कोई चीज बना दी तो वो निर्माण है, वो उत्पाद है, वो रचना नहीं है। रचना, प्रकृति ने इतनी सारी चीजें बनाई, आप देखो कोई भी चीज 100% सेम नहीं है। सबसे बड़ी रचयिता जो है वो प्रकृति है, ठीक है। और जब आप रच रहे हैं तो रचना कब कहलाई जाए? आपका लिखा हुआ रचना में कैसे तब्दील होगा? जब तक उसमें नई दुनिया नहीं खुलेगी, जब तक उसमें नई दृष्टि नहीं होगी, नई सृष्टि नहीं होगी, तब तक वो रचना नहीं कहलाई जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब आपको नई दृष्टि ढूंढना है और नई सृष्टि।